जयतु हिंदू राष्ट्रम। मंदिर अर्थशास्त्र, इस विषय पर श्री अंकित शाह जी हमें बताएंगे। उनका परिचय देख लेते हैं। श्री अंकित शाह जी गुजरात से हैं। आप विख्यात लेखक, अर्थशास्त्री, विचारक और व्याख्याता हैं। देश विदेश के विभिन्न समाचार पत्र, जर्नल्स में आपने लेखन कार्य किया है। मीडिया चैनल्स पर आप प्रभावी रूप से मार्गदर्शन करते हैं। आप IIM अहमदाबाद के सबसे युवा प्राध्यापक रहे हैं। आपने जियोपॉलिटिक्स, डिकोडिंग इंटेंट्स, लाइज, नरेटिव्स एंड फ्यूचर, भारत मॉडल, वर्किंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल फॉर द एंटायर वर्ल्ड वर्सेस एडम स्मिथ्स कैपिटलिज्म एंड कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म बेस्ड ऑन एशियन इंडिया विजडम, इसका लेखन किया है। तथा चक्रवर्ती भारत 2047 एंड इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इस पुस्तक का सह लेखन किया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारा संबोधन करें। मंच पर उपस्थित सहवक्ता और आज जो आए हैं सब यहाँ संत श्री और भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मंदिर इकोसिस्टम पर जो आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद ये हमारा दायित्व बनेगा कि सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में मंदिर इकोसिस्टम का महत्व क्या है, और इस बात को हम ना सिर्फ अपने तक रखें लेकिन आने वाली सभी पीढ़ियों को ये सारी इन्फॉर्मेशन सही समय पे जाना बहुत आवश्यक है। तो भारतीय इकोनॉमी, जहाँ पे हमें पता है कि लास्ट 2000 वर्षों का अगर आप इतिहास निकालोगे, जिसका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इकोनॉमिक्स का, तो आपको बताया जा रहा है कि 27% वर्ल्ड जीडीपी को ऑन एन एवरेज आप दे रहे थे 1800 साल तक। लास्ट 2000 साल की हिस्ट्री में से 1800 साल तक आप 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और आपको बताया जा रहा है कि आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। अगर आप अकेले पूरे विश्व को 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये आपको बताया जा रहा है। बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आपको इंस्टीट्यूशन दे के गए, तब जाके आपकी इकोनॉमी कुछ सही हुई। अब सही तो कितनी हुई, 27 से कितने नीचे आए हो आप, हम सब जानते हैं। तो ऐसी कौन सा इंस्टीट्यूशन, ऐसा कौन सा संस्था था जिसके गवर्नेंस के चलते हम 27% वर्ल्ड को जीडीपी दे रहे थे? तो वो इंस्टीट्यूशन मंदिर है। दुर्भाग्य ये है कि जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास में जाते हैं तो प्रोफेसर हमको बताएंगे कि विश्व में 2 इकोनॉमिक मॉडल है। बोलेंगे एडम स्मिथ ने बताया कैपिटलिज्म और कार्ल मार्क्स आके बोला है कम्युनिज्म। तो भारत का तो कोई मॉडल था ही नहीं, बस ऐसे ही हम 27% जीडीपी दे रहे थे। तो ये दोनों जो मॉडल हमको बताए गए, ये भारत के मॉडल को तोड़ के बनने वाले मॉडल्स हैं। और इस सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल का फर्क जब हम देखते हैं कि बाकी का विश्व अपना अर्थशास्त्र कैसे चलाता है, जिसको मैं बोलता हूं अब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल, दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे मूल अंतर भारत के अर्थशास्त्र और बाकी के विश्व के अर्थशास्त्र में यह है कि बाकी का विश्व बोल रहा है कि आप शरीर हो, आत्मा तो कोई व्हीकल है। भारत ये कह रहा है कि आप आत्मा हो और शरीर तो आपको टेम्पररी व्हीकल मिला है।
तो बाकी का विश्व बोल रहा है कि आपकी एक ही लाइफ है, क्योंकि आप तो शरीर हो। सिर्फ भारत ये कह रहा है कि नहीं, लाइफ साइकिल्स हैं। तो बाकी के पूरे विश्व के अर्थशास्त्र के मॉडल्स जो बने वो वन लाइफ कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने बनाए। भारत का जो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल जो मैंने व्याख्या दी है वो इस बेसिस पे बना है कि लाइफ साइकिल्स हैं। तो एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म में जहां पे वो बोल रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, माने 15 परिवार है, 15 प्रकार के डिजाइन के शर्ट बना रहे हैं, इकोनॉमिक्स। तो कहीं से एडम स्मिथ आके बोल रहा है कि 14 डिजाइन मार्केट में से हटा देते हैं, 15 फैमिली ने जो पैसा इकट्ठा किया है वो आप मुझे दे दो और आप मेरे एम्प्लॉई बन जाओ। और इस प्रकार के एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र में जहां पे परिवार फाइनल प्रोडक्ट खुद बना लेता था, पूरा सारा प्रोसेस करके, उसको तोड़ के कैपिटलिज्म स्थापित किया गया, जहां पे विश्व की 90% लक्ष्मी वो 5% लोगों के हाथ में आ गई। जब इस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल तोड़ के, तब जाके कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, जो बोल रहा है अब मुझे फ्री में दो। जब आपने विश्व का इतना एक्सप्लॉयटेशन कर ही दिया है तो अब मुझे सब चीजें फ्री में चाहिए। तो बहुत कन्वीनियंट रहता है जब हम बोलते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स चला रहे। लेकिन जब आपने समाज का इतना एक्सप्लॉयटेशन हो जाने दिया कि 5% के हाथ में 90% वेल्थ आ गया, तब जाके कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म आया। तो एक बात तो साफ हो गई कि भारतीय इकोनॉमिक मॉडल में आत्मनिर्भरता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, और जो बाकी के विश्व के मॉडल्स हैं वो जॉब मॉडल की बात कर रहे हैं, परपेचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब ये सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल एंशिएंट भारत के फॉर्मेट में, जहां पे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो मंदिर है, मंदिर इकोसिस्टम। और मंदिर इकोसिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे प्रश्न आता है जब मैं बोलता हूं कि भाई गुरुकुल्स तो मंदिर कैंपसेस में होने चाहिए, शिक्षण पद्धति, क्योंकि एंशिएंट भारत में तो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट राजाओं का नहीं हुआ करता था। ये तो ब्रिटिशर्स लेके आए एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्होंने करना था सबका कन्वर्जन, उन्होंने करना था सबको सेक्युलराइज। तो राजा कभी शिक्षण का कंटेंट नहीं बनाते थे, राजा का स्टाफ कभी शिक्षण का कंटेंट नहीं बनाता था। तो शिक्षण पद्धति जब मंदिर इकोसिस्टम से चलती थी तो हमारे ऋषि मुनि जो रिसर्चर हुआ करते थे वो शिक्षण का कंटेंट तय करते थे। जब जब राजा करप्ट होता था, हमारे पास एग्जाम्पल है जहां पे आचार्य चाणक्य ने समाज को एकत्रित किया, जागृत किया राजा को बदलने के लिए। तो अगर आप शिक्षण जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में दोगे, जो ब्रिटिशर करके गए सारी कॉलोनीज में एजुकेशन डिपार्टमेंट बना के, और उसी के साथ जो जॉब मॉडल ब्रिटिशर्स ने सेट किया, क्लासरूम से जॉब्स, ये 400 साल में हुआ है। उससे पहले मानव इतिहास में कभी भी
जॉब मॉडल को एम्पावरमेंट माना ही नहीं गया। और उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के चलते जो कॉलोनाइजेशन हुआ पूरे विश्व का, तो सबसे पहले गुरुकुल्स हमें मंदिर इकोसिस्टम के अंदर चाहिए। और वो मंदिर के कैंपसेस में क्यों होना चाहिए? ये इसीलिए होना चाहिए क्योंकि विश्व के जो 100 सबसे रिचेस्ट लोगों की जो लिस्ट बनती है कि सबसे पैसे वाला विश्व में कौन, उस लिस्ट में कभी भी कोई इंडिविजुअल नहीं आना चाहिए, कोई मनुष्य नहीं आना चाहिए, कोई फैमिली नहीं आनी चाहिए, कोई कंपनीज नहीं आनी चाहिए, कोई स्टेट नहीं आना चाहिए। तो विश्व के सबसे 100 रिचेस्ट लोगों में कौन होना चाहिए? तो ये मंदिर के विग्रह होने चाहिए। ये था एंशिएंट भारत का इकोनॉमिक मॉडल। तो भगवान की मूर्तियां विश्व में सबसे रिचेस्ट क्यों होनी चाहिए? ये इसीलिए होना चाहिए क्योंकि अगर कोई मनुष्य सबसे रिचेस्ट वाली लिस्ट में आ जाता है, कोई फैमिली सबसे रिचेस्ट लिस्ट में आ जाता है, या कोई स्टेट आ जाता है, या कोई कंपनीज आ जाती है, तो वो विश्व के लिए सही नहीं है। वो हर चीज करेंगे जिससे विश्व का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो मुझे मूर्ति के थ्रू ही करने हैं। ऐसा मुझे क्यों करना है? आज जब आप शिक्षण देखते हो तो जो विद्यार्थी अपने गुरु को डायरेक्ट फीस दे रहा है अपने हाथों से, तो वो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशनशिप कमर्शियल बन जाता है। तो गुरुकुल हमें इसीलिए मंदिर इकोसिस्टम के अंदर चाहिए ताकि स्टूडेंट जो आ रहा है वहां पे, वो एडम स्मिथ का एरोगेंस लेके नहीं आएगा कि मैंने फीस भरी है। और जो शिक्षण वहां पे वो जो ग्रहण कर रहा है, या गुरु का जो निर्वहन कर रहा है, या जिसकी कम्युनिटी की फंडिंग से ये शिक्षण पद्धति चल रही है, उसमें कोई कार्ल मार्क्स का एंटाइटलमेंट लेके नहीं आएगा कि ये तो मेरा हक ही है। तो ये मंदिर के विग्रह है जो एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म को काटते हैं और कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म को काटते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिटी ने शिक्षण को फंड करना शुरू करना है, और वो फंडिंग जो है वो ट्रांजैक्शन विग्रह के थ्रू ही करने हैं, क्योंकि जिसने पेमेंट करी है वो एरोगेंस नहीं दिखाएगा, और जो शिक्षा ग्रहण करने आ रहा है वो कोई एंटाइटलमेंट नहीं दिखाएगा। तो इस पर इनिशिएटिव लेने के लिए हमारे जितने भी मंदिर हैं उनका मैपिंग किया जाना चाहिए कि हमारे पास अभी प्रीमाइसेस की साइज क्या है, और जो शिक्षण मंदिर कैंपसेस के अंदर होगा, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा है, उसमें से शिक्षा लेके निकला हुआ बच्चा कभी एनवायरनमेंट को पोल्यूट या एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तो कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में जहां पे वोट बैंक का पॉलिटिक्स चलता है कि हम वोट का बंडल बना के फ्रीबीज मांगेंगे गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट जो है, जो वेल्थ क्रिएटर है, उसकी दिमाग पे गन रख के टैक्स कलेक्ट करके फ्रीबीज दे रहा है। अगर इसको काटना है तो मंदिर इकोसिस्टम डेवलप करना जरूरी। और भारतीय मंदिर अर्थव्यवस्था में जहां पे सोशल वेलफेयर इस प्रकार का है कि आपका मिनिमम फूड सिक्योरिटी हो जाएगा,
आपको प्रसाद मिलेगा, आपको डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। मतलब एंशिएंट भारत ये बोल रहा है आपको कि आपके बॉडी को फिजिकली एम्पावर किया जाएगा, लेकिन आप जाके काम करें। तो कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म को सनातन इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि कर्म का महत्व, फ्री में कुछ नहीं। और एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म को सनातन इकोनॉमिक्स बोल रहा है धर्म का महत्व। इतना भी आप अर्थ ग्रहण ना करें कि समाज में गरीबी फैल जाए और उसके बाद आपको चीजें फ्री में देनी पड़े। तो जब हम धार्मिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? ये एक ही ऐसी सभ्यता है जो एथिकल प्रॉफिट्स को सेलिब्रेट करती है एज अ कम्युनिटी फेस्टिवल ऑन धनतेरस। शुभ लाभ के जो स्टिकर्स हम लगाते हैं दरवाजे पे, पूरे विश्व में ये एक ही सभ्यता है जो एथिकल प्रॉफिट्स को सेलिब्रेट करती है एज अ कम्युनिटी फेस्टिवल। ये वो सभ्यता है जहां आज भी आप दुकान में जाओगे तो वजन करने के बाद वो एक मुट्ठी और धर्म की ऐड करता है दुकानदार। उसको अभी भी वो मेमोरीज है धर्म की। यही चीज़ अगर आप डीमार्ट में चले जाओगे या बड़े वाले इंडस्ट्रियलिस्ट ने डाले हुए किसी संस्थान में परचेज करने जाओगे तो पूरा मेजरमेंट होगा 0.20 ग्राम, मतलब 0.20 ग्राम। उसका जो प्राइसिंग होगा वो प्राइसिंग होगा। ये वो सभ्यता है जो अकाउंट की बुक्स में ऊपर लिखते हैं श्री सभा कि मैं अपना प्रॉफिट जो है 25% ऑन कॉस्ट, इससे ज्यादा मैं प्रॉफिट किसी से भी चार्ज नहीं करूंगा। ये है सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, जहां पे अतिथि का कॉन्सेप्ट है कि वो तिथि बताए बिना आपके घर में आएगा और आप उसको खाना खिलाओगे। ऐसे राष्ट्र को सोशल वेलफेयर फ्रीबीज देने की जरूरत नहीं है। चर्चाएं हुई कि मंदिर को कैसे सरकार के कंट्रोल से बाहर निकालना है, और बहुत सारा जो हमने हिस्ट्री भी पढ़ा जहां पे ये बताया गया कि क्योंकि बहुत सारा धन मंदिर में एकत्रित हुआ करता था तो आक्रांतों ने आके लूटा। पर साथ में ये बताया जाए कि सिर्फ वो धन लेने के लिए नहीं आए थे। उनको क्या जरूरत आ पड़ी मूर्तियों को तोड़ के मस्जिद के स्टेयर्स बनाने के लिए उस मूर्ति से? वो सिर्फ धन लेने नहीं आए थे। हिस्ट्री में ये पढ़ाना जरूरी है कि क्योंकि वो धन था, धन लूटने के लिए नहीं आए थे सिर्फ। वो आपकी मूर्तियों को तोड़ के उससे दरवाजे बना रहे हैं, उसको ईंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके स्टेयर्स बना के उसके ऊपर चल के जा रहे हैं। तो रैडिकलिज्म के फंडामेंटल्स तो उनके ऑलरेडी थे, और बहुत ही ऑब्वियस है कि धन तो मंदिर में ही एकत्रित होगा, क्योंकि मैंने जो बताया कि एंशिएंट भारत का जो मॉडल था उसमें टॉप 100 रिचेस्ट में कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बैंकिंग भी मंदिर से चल रहा था। आज भी जब नॉर्थ के बिजनेसमैन नॉर्थ से तिरुपति जाते हैं, हर एक क्वार्टर में हाफ ईयरली अपना प्रॉफिट का एक शेयर तिरुपति भगवान को एज अ पार्टनर अर्पण करके आते हैं। तो आप हमें स्टार्टअप इकोसिस्टम आप हमें ना सिखाएं, आप हमें वेंचर कैपिटलिस्ट आप हमें ना सिखाएं ये कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि तिरुपति भगवान से बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट और कोई हो ही नहीं सकता। और ये जितनी भी लोन्स इसके एंशिएंट रिकॉर्ड्स हैं मंदिर की इकोसिस्टम में से, किसी के घर पे शादी है तो उसने पत्र लिखा कि मुझे 200 रुपये की लोन चाहिए, इस वक्त इस समय इतने टाइम तक मैं भर दूंगा।
ये ऐसी बैंकिंग की व्यवस्था थी जहाँ पे कभी भी एनपीए नहीं हुआ कि किसी ने लोन चुकता करने से मना किया। ये उस प्रकार की बैंकिंग की सिस्टम थी। तो मंदिर एज एन इंस्टीट्यूशन सिर्फ धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। These were the centers of math, these were the centers of science, these were the centers of art, these are the centers of dance, this is the center of social welfare, this is the center of business, contracts, land grants, agriculture, self-employment. मंदिर से ही टाउन बनता था। तो आज जो हमारी सभ्यता का जो पूरा डाउनफॉल हुआ है और पूरे विश्व ने जो बायोडाइवर्सिटी खोई है, जो क्लाइमेट चेंज की ये लोग हमें बात करते हैं, हमारे एक एक भगवान की अगर आप फोटो उठा के देख लें तो उसमें कोई पशु, कोई पक्षी, कोई इक्विपमेंट, कोई फ्लावर, कोई राइस, किसी स्पीशी का राइस, स्पेसिफिक स्पीशी के फूड जो अर्पण होते हैं, अगर सारे भगवान एक ही प्रकार का फूल मांगेंगे तो बाकी सारे फूल की प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। तो मंदिर इकोसिस्टम ही वो इंस्टीट्यूशन है जो बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करता है। हर एक भगवान का अपना एक बर्ड दिखाया गया है, अपना एक एनिमल दिखाया गया है। आज भी कुछ मंदिर है जहां पे ये सारी बायोडाइवर्सिटी को उनको भी प्रसाद मिलता है, क्योंकि भारत ने तो कभी जीव में कभी अंतर किया नहीं, बाकी के विश्व की तरह कि भाई एनिमल राइट्स अलग है और ह्यूमन राइट्स अलग है, ऐसा हमने तो कभी नहीं किया। और ये वो लोग हैं जो एनिमल्स को खाने के बाद एनिमल राइट्स की बात करते हैं। और जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि सारे मॉडल्स इन्होंने एब्राहमिक वन लाइफ कॉन्सेप्ट से बनाए। आज अगर आप हमारे अर्बन सिटीज़ की हालत जाके देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, बेंगलोर आप जाओगे, एक हिस्सा बेंगलोर का जो पूरा डॉलर के वेपनाइजेशन की वजह से इतना बर्बाद हो रखा है, तो ये एब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल में पहले मनुष्य खुद अपने आप को बसा लेता है, फिर 3-4 साल बाद उसको समझ में आता है कि भाई इधर तो वाटर सप्लाई प्रॉब्लम है। आर्किटेक्चर पूरा कट कॉपी पेस्ट करके वेस्ट से उठा के चिपका दिया, यहाँ पे सन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी शीशे वाली बिल्डिंग और खड़ी कर दी। ना इनको यहाँ के टेम्परेचर का पता, ना इनके क्लाइमेट का कुछ पता, बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। फिर वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम, फिर फ्लड का प्रॉब्लम, फिर फेमाइन का प्रॉब्लम। हमारे तो कुछ मंदिर ऐसे हैं जो वाटर सप्लाई और वाटर मैनेजमेंट के खुद एग्जाम्पल्स है उसका आर्किटेक्चर। तो सनातन इकोनॉमिक्स में कैसा आर्किटेक्चर बनता है? सबसे पहले जितने भी जीव है, एनिमल्स, बर्ड्स, आपका मिनरल्स का सप्लाई, आपका फूड सप्लाई, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, रिवर्स, ये सब का कैलकुलेशन करने के बाद मनुष्य अपना रहने का स्थान बना सकता है। ये सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल है। ये लोग जाते हैं उल्टा, पहले खुद रहने आ जाते हैं, फिर 3-4 साल बाद अच्छा बाप रे वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम, तो क्लाइमेट वाले एक्टिविस्ट की पूरी एक फौज निकल आती है। पहले उल्टा जाओ, फिर क्लाइमेट वाली फौज निकलती है, फिर 2-3 साल बाद एनिमल राइट्स वाली फौज निकलती है। समझ आ रहा है? ये सब जो आउटकम्स आए हैं कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के, ये मंदिर अर्थव्यवस्था के बिगड़ने के कारण आए हुए हैं। इसीलिए मंदिर इकोसिस्टम को वापस पुनर्जीवित करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप ना सोचें कि वेस्ट के वो देश जो अभी अभी पैदा हुए हैं उनको ये ज्ञान कभी आने वाला है कि ये सब क्या है। ये हमें उनको बताना पड़ेगा।
तो मंदिर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए सबसे पहले, और बताया जाएगा आपको बार बार, अच्छा हमारे तो बहुत सारी जातियां हैं, हम कब यूनाइट होएंगे, और बहुत कुछ बोला जाएगा कि कुल, जाति, वर्ण ये सब हटा दो, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि ये डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी थी। तो पूरे धर्म को एब्राहमाइज कर दो बोलेंगे आपको। आज वही वेस्ट में बोला जा रहा है, कुल, फैमिली की ड्यूटीज, जाति यानी कम्युनिटी की ड्यूटीज, वर्ण यानी ऑक्यूपेशन की ड्यूटीज। ये 3 ड्यूटीज अगर आपकी नहीं है तो वो मनुष्य वोक हुआ, WOKE, वोक, 100% डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए। जब आप कुल और जाति की ड्यूटीज करोगे तब जाके आपको सही लाइफ पार्टनर मिलेगा। जब आपने 15-20 साल वो ड्यूटीज करी है तो सामने वाली फैमिली का पूरा लीगेसी आपने देखा है, उसके बाद आप लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये व्यवस्था एंशिएंट भारत ने आपको दे रखी। तो ऑटोनॉमस कम्युनिटी के स्ट्रक्चर बनाओ, कम्युनिटी फंडिंग से गुरुकुल की स्थापना करें, मंदिर कैंपसेस को एक्सपांड करें, और सारी डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। तो स्टैंडर्डाइज मॉडल नहीं बनाने हैं। हर एक मंदिर नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, हर एक की डाइवर्सिटी स्टडी करके डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए बिना स्टैंडर्डाइजेशन किए अर्थव्यवस्था का मॉडल स्थापित करना है। जय हिंद। नमस्कार। आज हमारे सामने अंकित जी ने जो विषय रखा और अर्थव्यवस्था जैसे जटिल विषय को इतनी सरल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे प्राचीन काल में मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था कैसे होती थी, सनातन का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कैसे होता था, और उसके साथ में आज जो हम कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट व्यवस्थाओं को देखते हैं, मार्क्सवाद को देखते हैं, उससे भी अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ पर होती थी। ये हमें अंकित जी के वक्तव्य से आज हमें यहाँ पर पता चला। मैं अंकित जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसी आदर्श मंदिर व्यवस्था का पुनरुज्जीवन करने के लिए हम सभी ने सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद।